अस्सलाम वालेकुम गाइस। हबको के हवाले से मार्केट में हमेशा ही कोई ना कोई न्यूज़ चलती रहती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ हबको के हवाले से। और इनकी एक एनालिस्ट ब्रीफिंग है जो कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की एक हाफ पूरे होने पे इन्होंने फरवरी 28 को ये इन्होंने शेयर की थी इन्वेस्टर्स के साथ। तो इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में है और साथ ही आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि मेगा मोटर्स और BYD के वाले से जो इनकी अपडेट्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। इस पर भी हम जिक्र कर लेंगे। आपको ग्रीन के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है और इसके साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी का भी इन्होंने ना इधर जिक्र किया हुआ। अब इस प्रेजेंटेशन की बेस पे जो कि उनकी अपनी है, मैंने इसमें से कुछ अपने हवाले से रिसर्च की है और अपनी रिसर्च को मैंने एक और प्रेजेंटेशन में ये समराइज किया है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन है जो कि मैंने बनाई है। इसमें हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं उनकी प्रेजेंटेशन और अपनी प्रेजेंटेशन में स्विच करता रहूँगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको की अपनी प्रेजेंटेशन पे स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको समरी टोटल आपको इस सारे की बता देता हूँ कि आपको जो है, जैसा कि हमें पता है कि लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है पाकिस्तान में और वो ट्रांजिशन अब कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की तरफ। और उसके साथ साथ जो इनका पावर परचेज एग्रीमेंट की टर्मिनेशन हुई थी, जो हब पावर कंपनी का जो मेजर प्लांट था, वो एक टर्निंग पॉइंट है पिछले साल में, बल्कि इस फाइनेंशियल ईयर में। और साथ में ईवी में जो वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये भी गेम चेंजर हो सकता है। अब इस सारी वीडियो के अंदर और जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम वैल्यूएट करेंगे कि उनके फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स हैं उनको हम देख लेंगे। साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो है रिस्क है इसमें उसको आइडेंटिफाई करें। वैसे अच्छा सोचना और अच्छा बोलना किसी भी स्टॉक के हवाले से वो ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन जो रिस्क है उसको भी डेफिनेटली हमें देख लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि आपको जो है वो अपने लेगेसी एनर्जी एसेट्स जो हैं जिससे वो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में, उससे हट के आप वो रिन्यूएबल एनर्जी और माइनिंग और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है मजीद। इसका पता हमें उनकी एक पेज है कंपनी प्रोफाइल का, उसमें भी पता चलता है। उधर आपको लेके चलते हैं। तो इधर कंपनी प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। लारेब एनर्जी, नारोवाल एनर्जी लिमिटेड, हब पावर प्लांट जिसका कि एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ गवर्नमेंट के साथ, चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी, ओके, ये 1320 मेगावाट प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी, थलनोवा पावर लिमिटेड, थर एनर्जी, ओके। तो नीचे चलते चलते आगे जिक्र होता है फिर मेगा मोटर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें इन्होंने जिक्र किया असम्बली प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, इससे वो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आते हुए, नीचे आपको रिन्यूएबल्स और ईवी की तरफ शिफ्ट ज़्यादा नज़र आएगा इनके ये प्रोजेक्ट्स में। तो ये लेटेस्ट भी हैं। अगली इनकी स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निगोशिएशंस विद टास्क फोर्स। पहला तो पावर परचेज एग्रीमेंट की जो टर्मिनेशन हुई थी पिछले साल के एंड पे, अब इन्होंने जिक्र किया कि परसुएंट टू निगोशिएशंस विद टास्क फोर्स द पावर परचेज एग्रीमेंट ऑफ पावर स्टेशन प्रीमेच्योरली एक्सपायर्ड, ओके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये जिक्र इधर किया कि 36.5 बिलियन रुपीस हबको को ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स फ्रॉम CPPA-G। CPPA जो है वो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है पाकिस्तान की। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज लिखी है, ऑल आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स PSO हैव बीन अज्यूम्ड बाय CPPA और एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन में वापस लेके आता हूँ। तो आपको PSO को पैसा देना था अपने फ्यूल परचेजेस के लिए, या उन्होंने कोई उनसे फाइनेंस ऑयल लिया होगा, या जिस भी तरह के उन्होंने फ्यूल्स लिए होंगे पावर जनरेशन में जो कि इस्तेमाल होते हैं, तो उसकी उनको पेमेंट करनी थी PSO को। अब जो निगोशिएशंस हुई हैं उसके बाद ये तय पाया है कि CPPA और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन पेमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो इस फाइनेंशियल बर्डन से आज़ाद हो गया। और डेफिनेटली अब चूंकि वो उन पे ये बर्डन नहीं है, तो जो कैपिटल या फिर जो कि पैसा उनको PSO को देना था वो फ्यूचर एक्सपेंशन में भी
लग सकता है। तो इसलिए आज से ये समझना ज़रूरी था। वापस चलते हैं आपको की प्रेजेंटेशन में। अगला जिक्र उन्होंने किया है एनईएल टैरिफ रीनेगोशिएशन। अब एनईएल जो है वो नारोवाल एनर्जी लिमिटेड है, इसका जिक्र इन्होंने इधर किया हुआ है। ये दूसरे नंबर पे अगर आप ये देखें इधर, तो इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि जो टैरिफ है वो रिवाइज हुआ है और अब जो है जो मॉडल इस्तेमाल हो रहा है उनको पेमेंट्स के लिए वो है हाइब्रिड टेक एंड पे मॉडल। तो अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसकी बजाय कि उनको कोई फ्लैट रेट मिलता, अब जितनी गवर्नमेंट इनसे एनर्जी लेगी उतने का ही इनको पे करेगी। और जो पावर परचेज एग्रीमेंट है नारोवाल एनर्जी लिमिटेड के साथ, वो जो अमेंडमेंट हो गई है एग्रीमेंट में, लेकिन अभी तक साइन नहीं हुई। कुछ ऑपरेशनल हाईलाइट्स हैं, ये मेरा ख्याल अभी शायद ज़रूरी नहीं कि हम इसको देखें, ये बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल हाईलाइट्स को देखना। और इसमें उन्होंने दो चीज़ें दी हैं, अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड। तो इधर ये चीज़ भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि इनमें फ़र्क क्या है। तो दोनों की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो कम ही हुई है परफॉर्मेंस, बड़ी नहीं है, अच्छी बेहतर नहीं हुई। लेकिन हमें पता भी है कॉन्टेक्स्ट सारा कि इनका पावर परचेज एग्रीमेंट प्रीमेच्योरली एक्सपायर हो गया था और ये सारी चीज़ें। लेकिन अलबत्ता फिर भी कंपनी तो बहुत अच्छी है। तो इनके हम अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि अनकंसोलिडेटेड के अंदर जो कंपनी है उसका कोर बिजनेस होता है और हबको एज ए स्टैंड अलोन एंटिटी उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। कंसोलिडेटेड में जो उसकी सब्सिडरीज होंगी उनका भी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो भी साथ इंक्लूडेड होगी। और आप ये समझ लीजिए कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं वो भी अकाउंट होते हैं सारे कंसोलिडेटेड के अंदर। तो खैर ये अब समझना इस तरह तो शायद ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है अंडरस्टैंड करना। मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ। इधर अगर आप देखें कि साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस की फिगर्स मैंने डाले हैं, तो इसमें जो रेवेन्यू है अनकंसोलिडेटेड 34% डिक्रीज हुआ है, कंसोलिडेटेड में 25% तक ये चला गया, -25% तक। तो ग्रॉस प्रॉफिट उनका -37%, कंसोलिडेटेड में -27%, और उसके साथ साथ उनका नेट प्रॉफिट अनकंसोलिडेटेड में -9% है, कंसोलिडेटेड में -28% है। अर्निंग पर शेयर 10.49 पे रही है, -8.7%, और कंसोलिडेटेड में भी आप देखें तो -27%। तो इस सारे में आप माइनस ही देख रहे हैं, लेकिन अलबत्ता खैर उनकी प्रेजेंटेशन पे वापस चल के इसको देख लेते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि पहले तो अनकंसोलिडेटेड में देखते जाएं कि रेवेन्यू कम था पावर परचेज एग्रीमेंट की टर्मिनेशन की वजह से, लेकिन जो फाइनेंस की कॉस्ट थी ड्यू टू सम सेटलमेंट उसने थोड़ा ईज किया इन्हें, और उनकी सब्सिडरी से उनको कोई अच्छे डिविडेंड्स भी मिले हैं। कंसोलिडेटेड में अगर आ जाए तो उससे हमें ये देखने में आ रहा है कि जो अब ये यहाँ पे आप देखिए इसमें जो पावर परचेज एग्रीमेंट नारोवाल पावर प्लांट का है उसको भी अकाउंट किया, तो कंसोलिडेटेड में जो एसोसिएट्स और सब्सिडरीज हैं उनको भी कंसिडर किया जाता। तो इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं और जो पावर परचेज एग्रीमेंट आपको का पहले टर्मिनेट हुआ है उसकी वजह से अर्निंग डाउन हुई है, लेकिन आपको की सेटलमेंट उन्होंने पहले भी जिक्र कर दिया, उसकी वजह से कुछ थोड़ा इनको ईज आउट हुए हैं फाइनेंशियली। और उनकी जो शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स है वो भी कम रही है। शायद इसी वजह से आप ये जो इधर अर्निंग पर शेयर कंसोलिडेटेड में देख रहे हैं वो -27% है, जबकि आपको की अपनी अर्निंग पर शेयर -8.7% रही है अनकंसोलिडेटेड में। मेरा ख्याल है आप शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसकी हम देख लेते हैं। तो इसमें हबको ने अगस्त 2024 में मेगा मोटर कंपनी और उनके साथ मिलकर उन्होंने BYD के प्रोडक्ट लॉन्च किए पाकिस्तान में, और इसके बाद दे एंटर्ड इनटू अ मास्टर सप्लाई एंड मैन्युफैक्चर एग्रीमेंट एंड टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट विद BYD। और इसके बाद वो 4 फ्लैगशिप 3S डीलरशिप्स वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब 3S मेरे लिए नई टर्म है तो इसको इधर ही इंटरनेट पे देख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे जो पता चला वो ये है कि सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस और सर्विस पार्ट्स स्टोरेज। ओके, तो इसका मतलब ये है। और उसके बाद इन्होंने ये किया है कि जो मेगा मोटर कंपनी का स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटो असेंबली प्लांट जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन
है सिंध में, ये इन्होंने इसका जिक्र किया। और साथ ही साथ उन्होंने फिर ये जिक्र किया है कि पाकिस्तान की फ्यूल इंपोर्ट भी कम होगी, और अगर ईवी की अडॉप्शन बेहतर होती है और जो एनवायरनमेंट पे बर्डन है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो भी कम होगा। आगे चलते हुए देख लेते हैं आपको ग्रीन को, ये इनका नया इनिशिएटिव है। अब इसमें इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंस्टॉल करेंगे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में, और उसमें वो मोटरवेज पे, हाईवेज पे और बड़े सिटीज़ में और मेजर डेस्टिनेशन पे वो ये चार्जिंग स्टेशंस लेके आने वाले हैं पीएसओ के साथ पार्टनरशिप में। और लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कि दे आर एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप प्रॉस्पेक्ट्स विद शेल पाकिस्तान, पार्को गनवर लिमिटेड एंड अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान। OMCs हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पाकिस्तान में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। तो इसके वाले से मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताता हूँ। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन पाकिस्तान में कुछ स्पीड पकड़ती है तो जो हबको है उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने वाला है डेफिनेटली इन पार्टनरशिप विद मेगा मोटर्स। और उसके बाद लेकिन रियलिटी, अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईवी पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बहुत कम है, अभी 1% से भी बहुत नीचे है। तो देयर इज अ लॉन्ग जर्नी अहेड। अब उनकी हम फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी देख लेते हैं। इसका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। ये जिक्र ये इस तरह हुआ है कि HPHL, तो इसका अगर ये शॉर्ट फॉर्म है हब पावर होल्डिंग लिमिटेड का, तो इज इन द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन फॉर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज इन सोलर फोटोवोल्टिक्स, ये सोलर सेल्स जो हैं, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी ये एवेल्युएट कर रहे हैं कि उनका पोटेंशियल इधर पाकिस्तान में कैसा होगा। उसके बाद उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया आर्क मेटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और वो एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट ऑफ मिनरल माइन उसके वाले से काम करेंगे मिलके। और एक और कंपनी जो है प्राइम, अब उसके साथ मिलके वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिजनेस ये रिलेट कर रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर से। तो उसमें वो लोकली और इंटरनेशनली जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको वो देखेंगे। तो ये इनकी फ्यूचर की ग्रोथ स्ट्रेटजी है। तो आप देख सकते हैं कि एक पावर प्रोड्यूसर, एक कन्वेंशनल पावर प्रोड्यूसर, वो अब किस तरह शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ और रिन्यूएबल्स की तरफ और माइनिंग की तरफ। तो ओवरऑल आपको ये पूरी स्ट्रेटजी शिफ्ट आपको नज़र आ रही है, जिसका मैं जिक्र किया था कि हमें स्ट्रेटजी शिफ्ट को देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें रिस्क को भी एनालाइज करना है। तो अब जो रिस्क हैं कुछ तो बहुत ऑब्वियस हैं। पहला तो ये कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, पावर परचेज एग्रीमेंट था, वो जब टर्मिनेट हुआ तो उससे रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। लेकिन कंपनी इटसेल्फ तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, डिविडेंड भी बड़े अच्छे देती आई है पहले। उसके बाद जो नारोवाल प्लांट है उसका जो अब टैरिफ रिवाइज हुए हैं उससे जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो अफेक्ट हो सकता है। और अभी जो हमने पिछले 6-7-8 माह में हमने देख लिया है कि जो एनर्जी सेक्टर या एनर्जी लैंडस्केप में जो रेगुलेशन है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, उसमें रिस्क अभी ज़रा थोड़ा हाई है। और लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको क्या सक्सेसफुली जो रेवेन्यू इनका ड्रॉप हुआ उसको रिकवर कर पाएगी या क्या सिलसिला रहता है। उसके बाद अब जो एक्सपेंशंस हैं, अब उस पर अगर मैं अपनी ओपिनियन बता दूं या जो जितनी मुझे नॉलेज है, तो ये इसमें इनको हैवी कैपिटल तो चाहिए होगा। तो इनको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ पेमेंट्स आई हैं तो उससे डेफिनेटली उनको हेल्प तो होगी। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पाकिस्तान के अंदर डिमांड है वो उसकी मार्केट अभी प्रूवन नहीं है। अभी ईवी मार्केट जो है पाकिस्तान में अभी इट्स इन इट्स अर्ली स्टेजेस। लेकिन उसके बाद फिर जो इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं सोलर बैटरीज और माइनिंग में, तो उनका पेबैक पीरियड लंबा भी हो सकता है। तो अब इसमें फिर हमें ये देखना है कि अगर ये एक्सपेंशन कर रहे हैं हबको वाले, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले सालों में हमें नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। आगे चलते हुए इनकी रिपोर्ट्स को हम देखेंगे, इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ आती रहेंगी उन पे हम नज़र रखेंगे। मैं अपने तौर पे रखूँगा और मैं आपको शेयर करता रहूँगा, लेकिन आप लोग भी इस पे ख़ास तौर पे नज़र रखिएगा अगर आप हबको में इंटरेस्टेड हैं। तो कंपनी की मैनेजमेंट आई वुड से कि दे आर आउटस्टैंडिंग। उन्होंने देखा कि ट्रेडिशनल पावर प्रोड्यूसिंग जो उनका
बिजनेस था उसमें रिस्क बहुत हाई था, तो अब वो डेफिनेटली एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है दे आर लाइक रियली केपेबल ऑफ लीडिंग द कंपनी टू प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबल डेफिनेटली होंगे, लेकिन बात यह है कि ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी हो जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी उनका ड्यू रिटर्न मिले। तो उसके बाद ये कुछ चीज़ें इसमें मैं पहले आपको बता गया हूँ, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हमें जेन में रखनी चाहिए। पाकिस्तान का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है हबको, उसके बाद डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और ये भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की हैं। BYD ऐसी कंपनी है जो कि टेस्ला को भी ग्लोबली बीट कर रही है ईवी प्रोडक्शन में। तो उसके बाद PSO और आर्क मेटल्स के साथ इनकी पार्टनरशिप्स हुई हैं लेटली। और फाइनल टेक अवे अब ये होगा, जो कि मैं अपने लिए, ये समझ लीजिए मेरे लिए ये स्लाइड है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो अब चूंकि वो ट्रांजिशन फेज में है आपको, तो उनकी जो शॉर्ट टर्म अर्निंग्स हैं वो थोड़ा ना डिक्लाइन कर रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इनका पोटेंशियल है वो दैट सर्टनली देयर, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म गेंस के लिए हबको में आना चाह रहा है तो आई वुड से कि शायद उनको वो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनको ना मिल पाए। अभी हबको जो है वो सिर्फ गेम उन्हीं लोगों की है जो कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं भी हबको के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, और शायद मेरे टोटल जो पोर्टफोलियो उसमें सेकंड या थर्ड नंबर पे आजकल। अब जो रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन सिलसिला ये है कि दे माइट हैव टू वेट अ लॉट। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि आपको फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर पाएगी, या आने वाली जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स होंगी या कुछ और न्यूज़ आती हैं उनसे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। अलबत्ता मैं तो आपको मैं पहले से ही, जब से मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, मैं लॉन्ग टर्म ही सोच रहा हूँ इसमें, और आई एम रियली होपफुल कि आपको फ्यूचर में बड़े अच्छे डिविडेंड्स और हमें रिटर्न देने वाली है। अब फाइनली जाते हुए आप मुझे कमेंट्स में लाजमी ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छे अर्निंग्स पोस्ट करने वाली है, या फिर आपको भी यही लगता है जो कि मैंने पहले जिक्र किया कि शॉर्ट टर्म हमें सब्र करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में आपको हमें चांस देना पड़ेगा ताकि ये परफॉर्म करें, रिजल्ट्स अच्छे लेके आएँ, री इन्वेस्ट करें, एक्सपैंड करें, और उसके साथ साथ फ्यूचर में जो अपने आज के स्टेक होल्डर्स हैं, फ्यूचर के स्टेक होल्डर्स होने वाले हैं, उनको अच्छा रिटर्न दे पाएँ। और इसके साथ ही अभी स्क्रीन पे 2 वीडियोस आ रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। तो आई विल सी यू इन एनी वन ऑफ दोस। स्टे ब्लेस्ड।